हाँ, तो दोस्तों आज हम पेपर 2 के पार्ट ए का यूनिट 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने संविधान का निर्माण और विशेषताएं इन 2 टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली है। अब बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं उनको हम एक ही वीडियो में उनका जो ओवरव्यू है वो ले लेंगे। उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से डीप में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, हमने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ लिया है, ओवरव्यू ले लिया। उसको अभी अगली क्लासेस में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, वो सारे कवर करेंगे। और जितने क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम विशेषताओं की बात भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं मूल ढांचा, कि मूल ढांचा क्या है संविधान का। संविधान में वह विशेषताएं संविधान की मूल ढांचा कहलाती हैं जिनमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। वैसे संसद को एक अनन्य अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो जो विशेषताएं मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं उन विशेषताओं में संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है। तो हम ये पढ़ेंगे ये मूल ढांचा आया कब, संविधान में कहाँ वर्णित है कि नहीं है, इनके बारे में इसका इतिहास क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ। साथ में हम पढ़ेंगे कि केशवानंद भारती बाद और उससे पहले जितने भी बाद हुए हैं जिन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजंस दिए हैं, वो सारे डिसीजंस पढ़ेंगे। तो ऐसे हम मूल ढांचा कंप्लीट कर लेंगे और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख संशोधन। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है और देश में इतनी सारी विविधताएं हैं कि 1950 में बना हुआ संविधान के जो उपबंध हैं वो 2022 में ऐसे कैसे लागू नहीं हो सकते। तो जैसे ही संविधान बना उसके बाद ही पहला संशोधन 1951 में ही हो गया और तब से लेके अभी तक लगभग 105 या 6 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो उन संशोधन में जो प्रमुख संशोधन है, जिनमें से सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहते हैं, तो वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा और जितने भी मेन संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करें वैचारिक तत्व। तो संविधान, शासन व्यवस्था, संविधान की जो वैचारिक तत्व हैं वो कहाँ मिलते हैं। हमने पढ़ा था निर्माण में कि एक उद्देश्य प्रस्ताव था जो 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उसमें संविधान के ढांचा और दर्शन के बारे में बात की थी हमने। तो यही उनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसका ही संशोधित फॉर्म अगर हम माने तो वो हमारी उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में वर्णित है। प्रस्तावना संविधान का सबसे बड़ा वैचारिक पक्ष है। उसमें सारे दर्शन की बात संविधान की उद्देशिका में की गई है। फिर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इस देश के हर एक नागरिक को प्राप्त हैं जिनके उल्लंघन पर वो कोर्ट में तक जा सकता है। और जो मूल ढांचा का सिद्धांत जहां से स्टार्ट हुआ था वो मौलिक अधिकारों की लड़ाई से शुरू हुआ था। तो हम इन पे बात करेंगे। ये इनकी प्रकृति क्या है, ये कब कब मिलते हैं, कब कब नहीं मिलते हैं, कब इन पे युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, किन फंडामेंटल राइट्स पे निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है, और ये कैसे डीपीएसपी के पूरक हैं, इनमें अंतर क्या है, क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य को प्राप्त हैं। राज्य को कैसे प्राप्त हैं कि राज्य के पास जब संसाधन होंगे, जब उसकी व्यवस्थाएं सही होंगी, वो राज्य के नागरिकों को उनमें वर्णित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उनको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो सरकार और लोगों के बीच फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर दोनों में मतभेद बना रहता है। कभी कभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में इनको लेके मतभेद बने रहते हैं।
चले आ रहे हैं। जब हम मूल ढांचे की बात करेंगे तो इन दोनों पर ही बात करेंगे बहन जी, क्योंकि इन्हीं के वजह से ये मूल ढांचे का सिद्धांत आ पाया है और केस भी इन्हीं से संबंधित था, फंडामेंटल राइट से और डीपीएसपी से। तो ये हम कवर करेंगे। फिर आते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार अगर किसी समाज को प्राप्त है तो जरूरी है कि उन पे उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो ये राष्ट्र के प्रति लोगों के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये संविधान के मूल संविधान में थे नहीं, बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं संघवाद। तो संघवाद का मतलब क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं उसमें और संघवाद का निर्माण करते हैं। दूसरी बात हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है। केंद्र और राज्यों के संबंध, 3 तरह के संबंध होते हैं इसके। एक इसके विधायी संबंध होंगे, एक इसके प्रशासनिक संबंध होंगे और एक इसके वित्तीय संबंध होंगे। इन तीनों संबंधों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और कैसे कैसे ये संबंध बदलते हैं जब आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो कैसे ये संबंध बदलते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था एकल न्याय प्रणाली है, मतलब केंद्र की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये उच्चतम स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर राज्यों में हाई कोर्ट है। इन दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। और हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू, इसके बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, पुनर्अवलोकन, न्याय का पुनर्अवलोकन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने जो निर्णय दिए हैं उनका ही अवलोकन करना दोबारा, कि अब जो परिस्थिति अगर कोई बदल गई है, अलग परिस्थिति में निर्णय दिया गया था, अब वो परिस्थिति बदल गई है तो हो सकता है उस निर्णय को भी बदलना पड़ जाए, तो उस पर बात करेंगे हम। इसको भी हम मूल ढांचे के सिद्धांत में भी इस पे बात करेंगे क्योंकि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में एक ही चीज पर किए गए वाद को न्यायालय ने उस पर अलग अलग निर्णय दिए, तो हम इस पर बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन पे। फिर बात करते हैं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है कि जब न्यायालय अपने परंपरागत काम, न्यायालय का परंपरागत काम क्या है, न्यायालय का परंपरागत काम ये है कि जब न्यायालय के पास कोई फरियादी अपनी फरियाद लेके जाएगा तब वो उसका केस सुनेगा और फिर वो उस पर निर्णय सुनाएगा, ठीक है, ये तो उसका परंपरागत काम हो गया। लेकिन न्यायिक सक्रियता में क्या हुआ है कि कोर्ट या न्यायालय स्वयं या किसी और के द्वारा पीआईएल के माध्यम से जब किसी दूसरे व्यक्ति की व्यथा को सुनता है तो उसको कहते हैं हम न्यायिक सक्रियता। मतलब अपने न्यायालय का अपने परंपरागत कार्यों से आगे आके न्याय करना, ठीक है साहब। इसके बारे में पढ़ेंगे। लोक अदालत के बारे में जानेंगे हम कि लोक अदालत है क्या, उसके फायदे क्या है, ये बना क्यों, कब बना, कैसे बना, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिरी चीज हमारी यूनिट 1 में है पीआईएल, मतलब जनहित याचिका। जनहित याचिका के बारे में जानेंगे कि जनहित याचिका आखिर होती क्या है, ये आई कहां से, क्यों आई। तो जनहित याचिका का मतलब सीधा सीधा अगर देखें तो ये होता है कि किसी भी सामाजिक मुद्दे पे, धार्मिक मुद्दे पे या कोई भी अगर अहित हो रहा है समाज में तो कोई एक व्यक्ति या कोई संस्था उसको लेके कोर्ट में जा सकती है, भले ही उस व्यक्ति या संस्था का उसमें उस जो अहित हो रहा है उसमें उसका अहित हुआ ही ना हो, किसी और व्यक्ति के लिए भी ये संस्था या व्यक्ति कोर्ट में न्याय मांगने के लिए जा सकती है। ये इसका माध्यम है जनहित याचिका, ठीक है। तो हम यूनिट 1 का ये पूरा सिलेबस हमने देख लिया है और इसके बारे में हम
आगे अगले वीडियो में अब विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में।